नमस्कार, मेरा नाम है नील। आज के संपादकीय हिजाब विवाद जिसमें बाद में हिजाब के बाद भगवा गमछे भी आए और नीली गमछियां भी आई, यानी कि तमाम आइडियोलॉजीज इस विवाद में आ चुकी हैं। उस विवाद में उन आइडियोलॉजीज में ना फंसते हुए सोचने वाले, विचारने वाले लोग, शिक्षाविद इस विवाद को कैसे देख रहे हैं, इस पर चर्चा करता आज का एडिटोरियल डिस्कशन है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू हैं वो कल के न्यूज़ में डिस्कस किए जा चुके हैं। दिलीप सर के उस न्यूज़ को आप देख सकते हैं। आज की चर्चा दो शिक्षाविद कर रहे हैं, फिरोज बख्त अहमद साहब और परिणीता शेट्टी साहिबा, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में इन्होंने ये लेख लिखा है। लेख इस लिहाज से लिखा है कि कोई समर्थन में बात कह रहा है, फिरोज बख्त अहमद साहब कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी प्रकार के रिलीजियस सिंबल को ले जाने की। वो खिलाफत कर रहे हैं कि विवाद तो फालतू का है ही, ये होना भी नहीं चाहिए कि लोगों की पर्सनल चॉइस शिक्षा केंद्रों तक पहुंचनी चाहिए। परिणीता शेट्टी साहिबा दूसरी बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि शिक्षा संस्थान का स्वरूप क्या होता है, वहां पर हमें किस तरह के चीजों को सीखना होता है और उस सीखने की प्रक्रिया में तमाम वो तत्व जो हमें उतने पसंद नहीं है आम जीवन शैली में, जिनसे हम पहली बार रूबरू हो रहे हैं, वो तत्व क्या भूमिका निभाते हैं। थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात हो सकती है, आगे समझ में आएगी। बिंदुवार चर्चा आगे शुरू करते हैं। तो पहले फिरोज बख्त अहमद साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्लासरूम को मत बांटिए, डोंट डिवाइड द क्लासरूम। सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं, पूछते हैं कि हिजाब का विवाद आज अचानक से कैसे आ गया। उनका इशारा है, आगे वो लिखते भी हैं, इशारा है कि शायद, इशारा ही है कि शायद चुनाव उनाव है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि सरहद पे बहुत तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। उस किस्म का इशारा फिरोज बख्त अहमद साहब भी करते हैं। वो कहते हैं कि इस बात को हमें भूल जाना चाहिए कि ये विवाद की टाइमिंग क्या है, क्योंकि वो तो क्लियर है कि आज ही क्यों आ रहा है विवाद। वो कहते हैं कि इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमारे देश का भविष्य जानने वाले, माने जाने वाले ये यंग बच्चे, यंग लड़के और लड़कियां धर्म के आधार पर बंटने लगे हैं। ये चिंता का सवाल होना चाहिए। एक छोटा सा ड्रेस पर होने वाला डिस्प्यूट आज देश में फैल चुका है। देश के अलग अलग राज्यों में इस पे खबरें आ रही हैं और कोर्ट को इस पर बैठना पड़ रहा है। समाज के तौर पर हमारे लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए और ध्यान रखना जाना होगा कि इस विवाद को भी वही शक्ल ना अख्तियार करने दी जाए जो कभी मंदिर मस्जिद विवाद ने कर ली थी, क्योंकि उससे देश की एनर्जी का बहुत नुकसान होता है। देश की एक पूरी पीढ़ी उसी में खप के रह जाती है। संपादकीय आगे बढ़ता है, कोट करता है जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित को, जो कर्नाटका हाई कोर्ट के हैं। उन्होंने, संपादकीय कहता है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि कोर्ट इस पर तय करेगा, इस मामले पर सुनवाई करेगा। आज भी कोर्ट ने बोला है, अगली तारीख दी है, इस पर सुनवाई जारी है कि जो संविधान है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, लोगों के इमोशंस को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। संपादकीय भी यही कह रहा है कि शांति और सौहार्द और संविधान, इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लोगों के पैशंस को नहीं, लोगों की भावनाओं को नहीं। अहमद साहब क्या कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट करती महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो कह रही हैं कि हिजाब पहनना उनकी पर्सनल चॉइस है। अहमद साहब कहते हैं कि ये उनकी पर्सनल चॉइस, धार्मिक प्रैक्टिस हो सकती है। सवाल ये है कि एक शिक्षण संस्थान में वहाँ के नियम लागू होते हैं, आपकी पर्सनल चॉइसेस नहीं। आपकी पर्सनल चॉइस, आपकी धार्मिक चॉइस, वो आपका निजी मसला हो सकता है। एजुकेशनल संस्थान में वहाँ के नियम लागू होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, संपादकीय कहता है, कि इस तरह की बातें और भी हुई हैं। कभी सानिया मिर्जा, जो कि देश की एक प्रख्यात टेनिस प्लेयर रही हैं, उनकी ड्रेस पर भी विवाद आया था, फतवा जारी हुआ था कि उनको इस तरह की ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, धर्म के खिलाफ जाती है। उसी को जोड़ते हुए संपादकीय ये भी कहता है कि उदाहरण ऐसे भी हैं जो लोग जब अपने प्रोफेशनल स्फीयर में जाते हैं, एक जज साहिबा का जिक्र है कि अपने प्रोफेशनल स्फीयर में वो एक जज के तौर पर प्रोफेशनल अटायर धारण करती थी, लेकिन अपने धार्मिक विश्वासों को वो अपने पर्सनल डोमेन में रखती थी, अपने घर में या प्रोफेशनल स्फीयर से बाहर। इस तरह के तमाम उदाहरण हैं, संपादकीय कहता है। और ये भी कहता है कि कर्नाटक की ये बच्चियां भी तो आगे चल के उसी तरह का प्रकार से बड़ी टेनिस प्लेयर, बड़ी जज, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगी। इस बात का भी हमें
ख्याल रखा जाना चाहिए। तो संपादकीय आगे कहता है कि उडुपी कंट्रोवर्सी में ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये एक और धर्म के उन झंडा बरदारों के बीच फंस गए हैं जो इस धार्मिक उन्माद को फैलाना चाहते हैं, दूसरी ओर उनके बीच फंस गए हैं जो इसको केवल हक के प्रश्न के तौर पर देख रहे हैं कि ये उनका निजी हक है, इसको फॉलो करना चाहिए, फॉलो करने दिया जाना चाहिए। अहमद साहब का कहना है कि निजी हक अपनी जगह, स्कूल के ड्रेस कोड अपनी जगह। संपादकीय कहता है कि दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ एक मंत्रियों का नाम भी लिया गया है इसमें, ऐसे लोग भी हैं जो इसमें और आग में घी डालकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हर इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ कायदे होते हैं, कानून होते हैं, कुछ वैल्यू होती हैं। एक स्कूल और कॉलेज में आपकी धार्मिक आइडेंटिटी आपकी प्राइमरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती, आपकी पहचान नहीं हो सकती। संपादकीय ये भी पूछता है कि तमाम वो बच्चे कहाँ हैं जो इस बहस का हिस्सा नहीं हैं। कुछ लड़कियां हैं जो इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि उनको आने नहीं दिया जा रहा। संपादकीय कहता है कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल में आते हैं तो अपना ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, स्कूल से बाहर निकलते हैं तो अपना जो भी उनकी पर्सनल चॉइस है जिसका जिक्र यहाँ किया जा रहा था उसको फॉलो करते हैं। संपादकीय बेसिकली इस बात पर ध्यान दिला रहा है कि इस प्रकार के प्रोटेस्टर्स की संख्या बहुत कम है, भले ही उनकी आवाज बहुत ज्यादा हो, उनका शोर ज्यादा हो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। संपादकीय आगे कहता है कि हिजाब को लेकर जो लोग कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, अल्लाहू अकबर या जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनको समझ लेना होगा कि देश ना तो शरिया से चलेगा, ना ही किसी स्मृति, ना ही किसी धर्म से चलेगा। देश चलेगा देश के संविधान से, जिसको 1950 में देश में लागू किया गया। तो ये तमाम तरह की धर्मांधता जो देश में बढ़ रही है, ये समाज को और बांटेगी और केवल उन लोगों को फायदा पहुंचाएगी जो इस पर राजनीति करना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। इसलिए संपादकीय अंत इस बात से होता है कि सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह के लोग, चाहे वो स्पेक्ट्रम के किसी भी ओर हों, किसी भी बात पर, किसी भी आधार पर वो इस कंट्रोवर्सी को अगर आगे बढ़ा रहे हों, सरकार को उनको बिल्कुल रोकना चाहिए। नहीं तो देश अपने भविष्य के साथ न्याय नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा और विश्व गुरु बनने का जो देश का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये थे फिरोज बख्त अहमद साहब। देखते हैं परिणीता शेट्टी साहिबा क्या कह रही हैं। शेट्टी साहिबा कहती हैं कि वो टीचर थी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, वहां उन्होंने बच्चों को आते देखा, क्योंकि ये एक कॉलेज में प्रोफेसर थी तो बात कॉलेज की हो रही है। वो बच्चे अलग अलग तरह की ड्रेस पहन कर आते थे, उनके खाने पीने के तरीके अलग थे, खान पान की आदतें अलग थी, उनके पहनावे अलग थे, धार्मिक और जातिगत पहचानें दिख जाती थी आसपास, और कई अपने शादी के मार्कर्स, तमाम इस तरह के मार्कर्स अलग अलग बच्चों में दिख जाते थे। वो कहती हैं कि इन सब डाइवर्सिटी ने कभी क्लासरूम को डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि क्लासरूम एक ऐसी जगह बन गया जहां इस तरह की डाइवर्सिटी थी। उसके बाद संपादकीय आगे बढ़ता है, वो कहता है कि असल में इस प्रकार के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जहां एक बड़े तबके से और डाइवर्स तबके से लोग आते हैं, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है हमारे समाज का, क्योंकि वहां पर असल मायनों में एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। हर धर्म के लोग आ रहे होते हैं, हर तबके से लोग आ रहे होते हैं, यानी कि हर तबके के लोग हम जानते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में नहीं पहुंच पाते, सरकारी कॉलेजेस में पहुंचते हैं। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो शिक्षा है उसका जो सोशल कैपिटल है वो सब तक पहुंचे। कैपिटल यानी पूंजी कई प्रकार की होती है, जब से सबसे आम रूप जो हम जानते हैं वो धन है, लेकिन एक धन ही नहीं है जो लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है। पूंजी एक चीज हो गई, इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक पूंजी एक चीज हो गई, सोशल कैपिटल होता है सामाजिक कैपिटल, सामाजिक पूंजी शिक्षा से भी आती है। जिनके पास शिक्षा की ताकत होती है वो भी उस ताकत के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। तो स्कूल कॉलेजेस वो जगह हैं जहां वो सामाजिक पूंजी मिलती है, उस तक एक्सेस मिलती है, और अलग अलग डाइवर्स लोग आकर कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में आकर इस पूंजी तक एक्सेस प्राप्त करते हैं। और ये गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस, क्योंकि वहां अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं,
ये इंश्योर करता है कि वो एक ऐसी जगह बन जाए जहां एपिस्टेमोलॉजिकल डिसरप्शन आए। एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल रोट लर्निंग, एक परिभाषा दे दी गई, उसको जानने से आ गई। एपिस्टेमोलॉजिकल डिसरप्शन यानी कि आप ज्ञान को चैलेंज करते हैं या फिर ज्ञान के तहों में जाकर देखते हैं कि ज्ञान ज्ञान बन कैसे रहा है, उसको लिखने वाला कौन है, उसको देने वाला कौन है, उसको ग्रहण करने वाला कौन है। स्कूल और कॉलेजेस की व्यवस्था में ये सब कुछ हो रहा होता है। संपादकीय आगे कहता है कि केवल बात किताबों की नहीं है, ये जो तमाम तरह की विविधता है ये भी अपने आप में एक शिक्षा प्रदान कर रही होती है और इस संभावना को जन्म दे रही होती है कि अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग, अलग अलग चीजों में विश्वास करने वाले लोग एक साथ रह सकते हैं, एक समाज में रह सकते हैं और एक बेहतर समाज के निर्माण में एक साथ अपना योगदान दे सकते हैं। संपादकीय आगे कहता है कि क्लासरूम का यही इंक्लूसिव नेचर, यही समावेशी नेचर उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लर्निंग को लेकर। क्योंकि लर्निंग तो कैसे भी हो सकती है, लेकिन क्लासरूम लर्निंग और किसी भी दूसरी प्रकार की साधारण लर्निंग में क्या अंतर है, साधारण शिक्षा में क्या अंतर है। क्लासरूम लर्निंग में आप तमाम उन लोगों के साथ बैठते हैं, सीखते हैं, बातें करते हैं, बहस करते हैं, विमर्श करते हैं, विचार करते हैं, जिनके साथ जरूरी नहीं है कि आपके विचार मिलते भी हों। ये एक जरूरी बात है जो क्लासरूम शिक्षा को अलग करती है किसी दूसरी प्रकार की शिक्षा से लेकर। इसके बाद संपादकीय कहता है कि क्लासरूम में ही, क्योंकि वो सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जो अलग अलग विश्वास विचार रखते हैं, तो एक प्रकार के सिविल डिस्कशन और डिबेट का जन्म होता है। सभ्य तरीके से बातचीत कर सकने, बहस कर सकने की आदत का जन्म होता है और यही बातें हैं और बहसें हैं जो तमाम मुद्दों पर होती है, जो जेंडर को लेके, लैंगिक असमानता को लेके हमारी आंखें खोल सकती हैं, कास्ट आइडेंटिटीज को लेके, जातिगत असमानता को लेके आंखें खोलती है, धार्मिक पहलुओं पर हमारी आंखें खोलती है। ये कॉन्वर्जेशन जो जरूरी तौर पर किसी किताब में नहीं होती लेकिन बातचीत से हो रही होती है, क्योंकि तमाम तरह के लोग हैं, विविध प्रकार के लोग वहां पर बैठे हैं। इसके बाद एक संपादकीय महत्वपूर्ण बात कहता है, वो कहता है कि लर्निंग जो है, ज्ञान को पाना जो है, वो अपने आप में एक इनहेरेंटली डिसरप्टिव प्रोसेस है। डिसरप्टिव प्रोसेस कैसे है कि जो आप पहले से जानते हैं ये उस बात को तोड़ता है। कई बार ज्ञान आपके पहले के ज्ञान का खंडन करता है। संपादकीय कहता है कि लर्निंग जो है एक डिसरप्टिव प्रोसेस है, खंडन करने वाली प्रोसेस है। और जो अकेडमिया के एटिकेट्स हैं, शिक्षा के जो आमतौर पर विचार माने जाते हैं कि मैंने किताब खोल के पढ़ाया, आपने पढ़ा, ये एटिकेट से बात चल रही है। किसी ने हाथ उठाकर सवाल दाग दिया, घर जाके बोला अच्छे से नहीं बताया था, अच्छे से नहीं पढ़ाया था। ये पूरी प्रोसेस ज्ञान की प्रोसेस का हिस्सा है, शिक्षा की प्रोसेस का हिस्सा है। संपादकीय ऐसा ये कह रहा है। तो एटिकेट जो नॉर्मल एटिकेट है, ज्ञान देना, ज्ञान पाना, उसको पार जाती है शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि इसमें सवाल पूछना भी है, असहमत होना भी है और सहमत होने के लिए तैयार रहना भी है। तो इन कॉन्वर्जेशन से ही शिक्षा वो बनती है जिसको शिक्षा कहा जाता है। क्या बनती है? ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस, जो लोगों में आमूल चूल बदलाव ला सकती है। अगर आपके विश्वास वही थे शिक्षित होने से पहले भी और शिक्षित होने के बाद भी, तो थोड़ा सोचना चाहिए कि शिक्षा ने असल में क्या किया है, क्योंकि शिक्षा को ट्रांसफॉर्मेटिव होना था, दुनिया को बदलने का एक औजार होना था। पाउलो फ्रारे ने कहा था, शिक्षा दुनिया नहीं बदला करती, शिक्षा लोगों को बदला करती है, लोग दुनिया बदलते हैं। पाउलो फ्रारे एक बड़े बड़े पेडागोजी एक्सपर्ट थे, शिक्षाविद थे, उनके बारे में कभी पढ़ा जा सकता है, कभी मौका बना तो हम भी डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल बात हुई, संपादकीय ने कहा कि लर्निंग क्या होती है और इस प्रकार की जो एजुकेशन है, इस प्रकार की जो शिक्षा है, वो हमें वो बनाती है जिसके चलते हम एक मानव के तौर पर, मानव सभ्यता के तौर पर प्रगति कर पा रहे हैं। हम नई नई चीजों को सीख पा रहे हैं, पुरानी रूढ़ियों को छोड़ पा रहे हैं, चीजों पर प्रश्न उठा पा रहे हैं, इत्यादि आदि। तो क्लासरूम ऐसी जगह इसीलिए बन पाती है क्योंकि उसमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इस बात को कहने के लिए संपादकीय ने ये बात कही। यूनिफॉर्मिटी केवल यूनिफॉर्म की बात नहीं है, ये इत्तेफाक है कि यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मिटी
एक ही शब्द, उनका रूट सेम है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी को छोटा करके नहीं देखा जाना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता। तो संपादकीय क्या कह रहा है कि अगर स्कूल लोगों के, बच्चों के दिमाग को बहुत छोटे दायरे में एक रूपता लाने की कोशिश करेंगे तो वो शिक्षा नहीं हो जाएगी, वो रोट लर्निंग हो जाएगी। उस प्रकार की रोट लर्निंग को राजनीति प्रश्रय देना चाहती है। नाज़ी जर्मनी में इस प्रकार के उदाहरण रहे हैं कि कैसे शिक्षा ने, क्योंकि राजनीति का उस पर बहुत दखल था, तो शिक्षा ने तय किया कि लोग उन सब मान्यताओं को, पीढ़ियां उस सब मान्यताओं को मानने लग जाएं जो कि वो आइडियोलॉजी मानना, मनवाना चाहती थी। लेकिन असल में शिक्षा प्रश्न पूछना भी सिखाती है, अपने चले आ रहे विश्वासों को बदलना भी सिखाती है। तो यूनिफॉर्मिटी को राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हो गई तो फिर शिक्षा शिक्षा नहीं रह जाती, वो इंडोक्ट्रिनेशन बन जाती है, किसी आइडियोलॉजी को फिट करने का माध्यम बन जाती है। और जब एजुकेशन नफरत फैलाने का जरिया बन जाए तो शिक्षा में जो जॉय, जो शिक्षा में जो क्रिएटिविटी, सृजन का सुख है, जीवन के अलग अलग पहलुओं को देख सकने का सुख है, वो सारा सुख समाप्त हो जाता है। संपादकीय आगे कहता है कि ऐसी शिक्षा केवल एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकती है जिसमें बंटवारा है, जिसमें नफरत है, जिसमें अंतहीन क्रूएल्टी है, अंतहीन क्रूरता है। ऐसे क्लासरूम केवल ऐसे समाजों की लेबोरेटरी बन जाते हैं जहां पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की दशा दयनीय ही होने वाली होती है, क्योंकि काइंडनेस और लव, प्रेम और दया के पाठ जो क्लासरूम में विविधता के बीच सीखे जा सकते हैं, वो एक बहुत छोटी, नैरो एक रूपता के बीच नहीं सीखे जा सकते, ऐसा ये संपादकीय कहता है। तो इसलिए संपादकीय कहता है, इसलिए हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम देखें कि वो कौन लोग हैं असल में जो इस विविधता से भरे क्लासरूम के भी मार्जिन्स पर हैं। वो आकर अपनी बात आज भी नहीं कह पाते हैं, अपने एक्सपीरियंस को लेके किसी भी आधार पे, कभी भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पर पीछे रहते हैं, दबे रहते हैं। कहाँ तो ज़रूरत है हमें इस बात को सुनने की, और कहाँ हम ऐसे विवादों में फंसते जा रहे हैं जो विवाद इस सुनने की जगह को और कम कर रहे हैं। संपादकीय कह रहा है क्लासरूम को तो और फैलाना है, क्योंकि इतनी विविधता के बावजूद कई लोग हैं जो आ नहीं पा रहे हैं इस डिस्कशन में, इस शिक्षा व्यवस्था में अपनी आवाज़ नहीं ला पा रहे हैं जिसको हम सुन सकें, जिससे हम आचार व्यवहार, विचार विमर्श कर सकें, लेकिन हम इस जगह को छोटा करते जा रहे हैं। संपादकीय में शेट्टी साहिबा फिर कुछ अपने अनुभव बताती हैं कि कैसे उनको इस डायलॉग ने बहुत मदद की शिक्षा देने के, अपने रोल निभा सकने में। ये डायलॉग किसी के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपने क्लासरूम में हमेशा कोशिश की कि जो सुनने की मुश्किल कला है और बोलने में जो हकलाहट है लोगों की, उसको दूर किया जा सके, सुनने की मुश्किल को आसान किया जा सके, हाशिए पर बैठे लोगों की बोलने में जो हकलाहट है उसको दूर किया जा सके। इस दूर करने की प्रोसेस में कई बार उनको सफलता, खुशी मिली, कई बार उनको असफलता और फ्रस्ट्रेशन मिला, लेकिन वो अपने सभी स्टूडेंट्स को शुक्रिया अदा करते हुए संपादकीय अंत ऐसे करती हैं कि हमें इस क्लासरूम को बचाने की ज़रूरत है, जहाँ विविधताएं हो सकती हैं। विविधताओं को वैसे नहीं देखना कि वो किसी समाज, राष्ट्र के लिए डर का स्रोत हैं। विविधताएं लोगों को कठिन कॉन्वर्जेशंस, कठिन बातों को करने का हौसला देती हैं। कठिन बातें करना यूं भी मुश्किल होता है, और अगर सब जगह एक रूपता ही है तो कठिन बातें नहीं होती। फिर जो किताब में लिखा है वो दिमाग में जाता है और फिर वापस हाथ से पेपर पर आता है। शिक्षा केवल इसका नाम नहीं है, ये संपादकीय ऐसा कह रहा है। तो बहुत सी बातें कहकर प्रकार ये संपादकीय अंत होता है। कोई क्लियर मैंडेट इसने हिजाब इशू पर नहीं दिया है, हम मांग भी नहीं रहे, क्योंकि क्लियर बातें तो कोर्ट जब अपना आदेश पारित करेगा हम वहां से जानेंगे। आर्टिकल्स वगैरह आपने कल के न्यूज़ में जान लिए होंगे। ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे हिजाब इशू पर जो आज के अखबार में आए। ये किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है? सोसाइटी खंड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, एस्से के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और एक सजग नागरिक के तौर पर शिक्षा का रोल क्या हो सकता है, एक वो, और इंस्टीट्यूशंस में जो शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर तमाम तरह की विविधताओं को कैसे देखा जाए, दोनों पहलू हमने जिक्र किए। आशा है इससे आपको कुछ लाभ मिला होगा। मिलते हैं कल नए महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।